अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। काम इंतखाबात के हवाले से सियासी माहौल में जहां आहिस्ता आहिस्ता गर्मजोशी देखने को मिल रही है, वहीं सियासी जमातें नए सियासी इत्तेहाद, सीट टू सीट एडजस्टमेंट या मुस्तकबिल में इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील को बुनियाद बनाकर जोड़ तोड़ में मसरूफ है। सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून सरगर्म अमल है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी भी अपने हदफ पर नजर रखे हुए है। दूसरी जानिब दोनों जमातों की सबसे बड़ी हरीफ जमात के लिए 9 मई के बाद से लेकर अब तक मुश्किलात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। जहां तमाम जमातें टिकटों की तकसीम में मसरूफ हैं, वहीं इस जमात की अभी तक बैलेट पेपर पर मौजूदगी ही मशकूक दिखाई दे रही है। पहले वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार हुए, दोबारा कराए गए इंतखाबात पर भी कानूनी चाराजोई अभी तक जारी है। आज भी इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत हुई, जहां दलाइल के बाद इन दरखास्तों पर फैसला महफूज हो चुका है, जो कल सुनाए जाने का इम्कान भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने दरखास्तों पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर और नियाजुल्लाह नियाजी के अलावा अकबर बाबर समेत मुतअद्दिद दरखास्त गुजार भी कमीशन के सामने पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंतखाब का कहा, जिस पर हमने ऑर्डर्स के तहत इलेक्शंस कराए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन का ओहदा 5 साल और पैनल का 3 साल का इलेक्शन होता है। जहां बिला मुकाबला इलेक्शन होता है, वहां वोटिंग की जरूरत नहीं होती। आम इंतखाबात भी बिला मुकाबला होते हैं, बिला मुकाबला इलेक्शन गैर कानूनी नहीं और इसके लिए वोटिंग की जरूरत भी नहीं। अली जफर का कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर नहीं, लिहाजा इस इदारे के पास इलेक्शन तनाज़ा नहीं लाया जा सकता। उनका कहना था कि इलेक्शन एक्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मेंबरशिप की बात करता है, हर कोई पार्टी मेंबर नहीं। वोटर, सपोर्टर और मेंबर में फर्क है। मेंबर वो है जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करे, इसे मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है। लेकिन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ जिन लोगों ने दरखास्तें दी, उनमें से कोई एक भी पार्टी का मेंबर नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर अली जफर से मुकालबा करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि दरखास्त गुजार पीटीआई के मेंबर नहीं है, जबकि मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये नजरिया ज़रूरत के तहत हुआ, ऐलान से कोई चेयरमैन बन सकता है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हमारे रूल में है कि सीट खाली हो और वक्त कम हो तो सेक्रेटरी जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिफाई करता है, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने जो ऑर्डर दिया था उसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे, आपके ओहदेदार खत्म हो गए। इस पूरी दौर में कौन चेयरमैन थे? पीटीआई के वकील ने कहा कि कानून के तहत पुराने चेयरमैन ही रहेंगे। अभी सदर मुमलिकत की मुद्दत खत्म हुई, लेकिन आइन के तहत अब 20 सदर हैं। जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी इलेक्शन शेड्यूल सब ऑफिस के बाहर लगा दिया। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया कि सारे मुल्क के इलेक्शंस पेशावर में हुए, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हर पार्टी का इलेक्शन एक ही जगह होता है। पीटीआई इलेक्शन शेड्यूल मीडिया में आया। नवंबर 30 को इलेक्शन कमीशन को भी इरसाल कर दिया कि हमें पोलिंग के दिन सिक्योरिटी फराहम की जाए। हमारे 8 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से 6 लाख समंदर पार पाकिस्तानी है। इस अमल के दौरान किसी ने कागजात नामजदगी नहीं लिए और किसी ने पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता नहीं किया। हम नहीं कह सकते कि आओ आकर इलेक्शन लड़ो, ये इलेक्शन लड़ना रज़ाकाराना है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप तो जलसे भी नेट पर रखते हैं। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया कि आपके कागजात नामजदगी कहां से मिल रहे थे, जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि हमारे फॉर्म मरकजी ऑफिस और बाकी ऑफिस से भी मिल रहे थे। दरखास्त गुजारों ने अपनी दरखास्त में कोई पैनल नहीं लगाया। पूरे मुल्क को मालूम था इलेक्शन हो रहा है, ये कोई छुपा हुआ इलेक्शन नहीं था। वकील दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल ने कहा कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्शन। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार शाफात ने कहा कि चैलेंज करता हूं, मुझसे पहले कोई इस जमात में आया, मेरी मेंबरशिप समाज से एक दिन कबल खत्म की गई। दरखास्त गुजार के वकील ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा कराने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त गुजारों के जवाब मुकम्मल होने के बाद पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन समाअत के बाद बानी मेंबर पीटीआई अकबर बाबर ने मीडिया से बात करते हुए मुझे बताया जा रहा है कि मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को चैलेंज करता हूं कि जहां चाहें इस पर मेरे साथ मुनाजरा कर लें। हामिद खान, लतीफ कोसा, एतजाज एहसन साहब को चैलेंज करता हूँ लाइव टीवी डिबेट। मैं कहता हूँ आप सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान के शहरियों को बिठाएं, लाइव टीवी डिबेट मेरे साथ करें। मैं आपके सामने बैठूंगा। आप लोग बड़े नामवर वकील हैं, मैं वकील नहीं हूँ। मैं आपका मुकाबला करूंगा और मैं फैसला छोड़ता हूँ अवाम पे। मैं अवामी अदालत चाहता हूँ कि आप अवामी अदालत लगाएं और उसमें फैसला करें कि जो हमने सबूत याद दिए हैं उसके लिए क्या मैं सच्चा हूँ। अकबर बाबर के चैलेंज का जवाब देते हुए पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि अकबर बाबर का पीटीआई के अंदरूनी मामलात से कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला दिया तो अदालत से रुजू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। के साथ बाबर अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कोई वास्ता, उसे कहो सारे लोग जो सफर हुए, हमारी औरतें जेलों में पड़ी रही, आप कहाँ थे?
ये प्लांटेड आदमी है, जहाँ से कोई प्लांट करके लेके आता है। मैं मनाजिर की कोई, मैं अगर उसकी वक्त समझूं कि वो डिग्निफाइड पर्सन है तो हम मनाजिर के देते। एक बंदा प्लांटेड आदमी है जो बार बार आ, देखिए बाबर इस बाबर न हम उसकी स्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, सो लेट इट गो। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भला मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद है, इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त बानी रहनुमा पीटीआई अकबर एस बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अकबर एस बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर साहब, आपने पीटीआई रहनुमाओं को चैलेंज किया है, लाइव मुनाजरे का क्या है और उनके साथ डिबेट कर सकते हैं आप और ये साबित करेंगे कि आप पीटीआई के मेंबर हैं, क्योंकि पीटीआई के लोगों ने आज भी यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने दोहराया कि आप तो पीटीआई मेंबर ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास कोई पीटीआई मेंबरशिप कार्ड या कभी कोई मेंबरशिप फ़ी सबमिट कराई हो आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये मेंबरशिप का मामला जो है ये पहली दफ़ा इन्होंने नहीं उठाया। 8 साल जो पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था तो बारहा इस मामले को उठाया और बारहा इस पे फैसले आए और इनका मकसद ये था कि मुझे उस केस से अलग कर दें ताकि फिर उसे ये मैनेज कर सके। आपके प्रोग्राम में ये बात होती रही है। तो आज जब इन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि तमाम जो कंप्लेनेंट्स थे 14 के 14 उनको कहा कि ये मेंबर ही नहीं है, लेकिन आज जो नई 1-2 बातें हुई हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये पार्टी को समझते क्या हैं। आज जो पीटीआई के सीनियर काउंसिल हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने ये बात कही कोट अनकोट कि पीटीआई एक प्राइवेट एंटिटी है, एक प्राइवेट एंटिटी है। दूसरी उन्होंने बात की कि जिस तरह लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शंस होते हैं जहाँ से मेंबर्स वोट कर सकते हैं, इसी तरह पीटीआई के इलेक्शन से मेंबर्स वोट कर सकते हैं। सिनोनिमस क्या बात की कि जिमखाना क्लब, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये जमात को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे, बल्कि एक प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप के तौर पे ये इसको समझते हैं। ये एक पब्लिक एंटिटी है, ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस पे पाकिस्तान का आइन लागू होता है, इस पे इलेक्शन एक्ट लागू होता है, इस पे इसका अपना जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है हर जमात का, वो उस पर लागू होता है। वो गारंटी करता है वर्कर्स को इस आइनी इख्तियार पे कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें। उस वर्कर को वो आइनी हक से सल्ब किया गया, उनको इख्तियार, एक फ्रॉड फार्स इलेक्शन कराए गए। जहाँ तक मेरी मेंबरशिप का ताल्लुक है, आज मैंने पिछली प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था कि अब मैंने जितना सब्र करना था कर लिया। अब मैं इन वकीलों को जो ये सरेआम झूठ बोलते हैं कि मैं मेंबर नहीं हूँ, इनके खिलाफ मैं तमाम कानूनी फोरम्स पे जाऊँगा। जहाँ जहाँ ये दलील रखते हैं हम वहाँ कहेंगे कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की जाए। आज हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेरे वकील सैयद अहमद हसन शाह ने मई 8 2017 का इलेक्शन कमीशन का फैसला कि अकबर एस बाबर इज़ अ मेंबर ऑफ पीटीआई, 30 मई 2018 का फैसला जिसमें रिपीटेडली लिखा है कि ये ना सिर्फ मेंबर है बल्कि फाउंडर मेंबर है। उसके बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है हनीफ अब्बासी केस में, जिसमें पैरा 54 में मेरा हवाला दे के कहा जाता है कि वो एक फाउंडर मेंबर पीटीआई ने एक कंप्लेंट की है, यानी वो भी मेरी मेंबरशिप को रिकग्नाइज करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आप मुझे बताइए, साथ ही हमारे वकील ने कहा कि जी अब इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि ये हर दफ़ा जुडिशल फोरम्स पे मिसगाइड करते हैं और ये प्रोफेशनल भी मिसकॉन्डक्ट है और ये अच्छा अकबर साहब, मुताबिक फोरम्स का आपने हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको मेंबर करार दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 डिसीजंस मौजूद हैं, लेकिन मेंबरशिप की तजदीद भी तो होती है। क्या कभी आपने मेंबरशिप की तजदीद कराई या कोई मेंबरशिप फी डिपॉजिट कराई? ये इस प्रोसेस से गुजरे आप? देखिए मेंबरशिप की तजदीद, देखिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स निकालें तो मेरी मेंबरशिप की तजदीद मौजूद है। मसलन जब जो फॉरेन फंडिंग का हुआ था उसमें जब 2013 तक इन्होंने तो अकाउंट्स छुपाए थे, वो जो अकाउंट्स है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। इसी तरह बाकी तमाम, देखिए एक और कानून भी मैं आपको हवाला देता हूँ। कानून में ये सिर्फ मेंबरशिप कार्ड जो है कि वो एक सिंगल है कि जी आपके पास अगर कार्ड है तो आप मेंबर है, नहीं, उसमें लिखे और एनी अदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि आप पीटीआई के मेंबर हैं। तो मेरे पास जब अदालती फैसले मौजूद हैं मेंबरशिप के, तो मजीद सबूत, आप उस वक्त भी इन फैसलों को भी नहीं मानते थे, आप आज तक इन अदालती फैसलों को नहीं मानते। और अगर मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूं
तो मुझे कोई शो कॉज नोटिस दिया जाता है और उसके बाद कोई एक प्रोसेस होता है जिससे आपको मेंबरशिप टर्मिनेट की जाती है। मसलन एक 14 में से एक और साहब हैं चारसदा से, जिन्होंने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त दी है। आप सोच सकते हैं कि 9 दिसंबर को उनको एक लेटर मिलता है पीटीआई की लीडरशिप से, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने उनके वकील ने पढ़ के दिखाया कि आपने चूंकि ये कंप्लेंट की है इलेक्शन कमिश्नर में, आपकी मेंबरशिप हम टर्मिनेट कर रहे हैं। एक शख्स जो कि वाइस प्रेसिडेंट था, मेंबर पीटीआई नो मोर। अब सर देखिए, एक तरफ तो आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का इरादा रख रहे हैं जी जी जी, एक तरफ तो आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की बात करें, दूसरी जिस फोरम के ऊपर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे हैं, इस फोरम के ऊपर भी तो सवाल हुआ ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कैसे होंगे, इसको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को रेगुलेट नहीं कर सकता। अगर आप ये दरखास्त देना चाहते थे तो आप सिविल कोर्ट में जाते, वहां पर वो प्रॉपर फॉरम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका कोई प्रॉपर फॉरम नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको सुनता। तो डोंट यू थिंक कि ये एक सॉलिड आर्गुमेंट है? सॉलिड इसलिए नहीं है कि हमारे वकील सैयद अहमद हसन शाह ने आइन की प्रोविजंस और इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस और आइन की डिटेल्ड प्रोविजंस बताई, जो इलेक्शन कमीशन को ये मुकम्मल इख्तियार देता है कि वो सियासी जमातों को रेगुलेट करे। ये मुकम्मल इख्तियार, ये फंडामेंटल राइट है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आइन गारंटी करता है कि एब्सोल्युटली, क्योंकि वो इसी रेगुलेशन के अंदर आता है ना। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करते हैं तो 3-4 चीजें होती हैं। एक फंडिंग का मामला है, एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला है, इसी तरह के 1-2 और मामला आते हैं। तो ये उसी ओवरऑल रेगुलेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज का, तो इलेक्शन कमीशन इज द ओनली एक्शन बॉडी जो सियासी जमातों को रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल चेयरमैन के मुकाबले में कोई है ही नहीं, कंटेस्टेंट ही नहीं है, तो वहां पर क्या करें? वो तो फिर बिला मुकाबला ही होगा ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन होगा, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि जब मुकाबले में कोई होगा तो बैलेट होगा ना। फिर सीक्रेट या ओपन की बात तो तब होगी जब मुकाबले पे कोई खड़ा होगा, तो कोई था ही नहीं, इसलिए बिला मुकाबला मुंतखब होगा। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूं कि 1977 थे जिसमें कौमी इलेक्शन हुए थे। जो मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट्स थे उनको नॉमिनेशन पेपर्स के टाइम तक अगवा कर लिया गया था। उसमें बड़े बड़े नाम भी थे और कि वो नॉमिनेशन पेपर्स ही ना फाइल कर सके। उसके बाद जो उस वक्त की जो हुक्मरान जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके वो अहम तरीन जो लीडर्स थे, उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट्स थे उनको अगवा कर लिया गया, तो वो अनइलेक्टेड अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। तो जब यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे किसको अगवा किया गया के साथ, नहीं मैं बताता हूँ ना जी, 1 दिसंबर, ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जब आप अपॉर्चुनिटी डिनाई करते हैं कंटेस्ट करने की, तो उसके बाद वो अनअपोज्ड ही होंगे ना। जब मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर जाता हूँ, वो वीडियो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है। आज भी इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा कि क्या फिर हम उसकी फोरेंसिक करा दें। हमने मुकम्मल उनको इख्तियार दिया कि उस वीडियो में मैं बशमूल पीटीआई मेंबर्स के, हम पीटीआई के जो मरकजी ऑफिस के जो इंचार्ज हैं उनके सामने खड़े हैं, हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें 3 चीज़ें दीजिए, नॉमिनेशन पेपर्स, वोटर लिस्ट और इलेक्शन के कवायद व ज़वाबित। ये कोई नाजायज़ मुतालबात तो नहीं थे। और ये इलेक्शन ईव पे, यानी तकरीबन 5 बजे से पहले, 4:45 बजे हम वहाँ मौजूद हैं। वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम आपको कैसे दें? ये सारा मामला अच्छा, इलेक्शन पैनल के साथ गए थे, इलेक्शन ऑर्डर के, आप अपना पैनल नॉमिनेट कर रहे थे। देखिए जब आपको कवायद और ज़वाबित मिलेंगे, जब आपको नॉमिनेशन पेपर्स मिलेंगे, तो जहां पे पैनल की रिक्वायरमेंट थी हम पैनल की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, हम आपस में सलाह मशवरे करते हैं ना। जहां पे इंडिविजुअल की जरूरत है, मसलन चेयरमैन का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के साथ होगा, ये पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो वहां पे एक अप्रोप्रिएट शख्स को हम चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन लड़ाते हैं और वो सीक्रेट बैलेटिंग होती है। आपका चेयरमैन का कंटेस्टेंट कौन था? चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होता आपकी तरफ से? ये देखिए कोई भी हो सकता था उसमें। सईदुल्लाह न्याजी हैं, इमरान खान के फर्स्ट कजन है, पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब हैं, इस तरह बहुत सारे और लोग हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कमांडर आपको डिसीजन लेके गए होंगे ना उस वक्त करते कि हमें पता होता।
नहीं, हम देखिए, हम तो डिसाइड उस वक्त करते कि जब हमें कवायद ज़वाबित पता होते कि अच्छा जी ये नॉमिनेशन पेपर है, इसमें आप पैनल रिकमेंड करेंगे, ये नॉमिनेशन पेपर इसमें आप इंडिविजुअल रिकमेंड करेंगे, ये वोटर लिस्ट है, आपने इनको कैनवसिंग करनी है। जब वो हमसे बुनियादी चीज़ें ही हमसे रिफ्यूज़ कर दी गई, डिनाई कर दी गई, यहाँ तक कि इलेक्शन की जो लोकेशन है, आपको पता है कि आज तक जो उन्होंने नॉमिनेशन कागजात जमा किए इलेक्शन कमीशन में, वो उसमें लोकेशन पेशावर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं लोकेशन के हवाले से भी और फिर नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से। अकबर एस बाबर साहब का ये कहना है कि नॉमिनेशन पेपर्स ही उनको नहीं दिए गए और नॉमिनेशन पेपर्स आते तो फिर इस मामले को देखा जा सकता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अकबर एस बाबर साहब से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। अब अकबर साहब, अब क्योंकि लाइकली कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक आपकी दरखास्तों पर डिसीजन कर रहा होगा, व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए रेहान, ऑब्वियसली ये बड़ा सीरियस इशू है और हमने जो अपना कंप्लेंट फाइल की थी उसमें 3 चीज़ें लिखी थी जो हमारी प्रेयर में थी। बाय द वे, पीटीआई के वकील ने हमारी प्रेयर को भी नहीं पढ़ा और जो कंक्लूजन था उसको पढ़ के सुना दिया कि जी इनकी तो प्रेयर ही कोई नहीं। हमारी 3 बड़ी क्लियर प्रेयर्स थी। एक कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया गया एक मुकम्मल फ्रॉड है, इट्स एन आई वॉश, और इसको नल एंड वॉइड एंड डिवॉइड ऑफ एनी वो करार दिया जाए लॉ। दूसरा, हमने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मौका दिया जाए कि वो ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, बट दिस टाइम इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स की निगरानी में, ताकि वो बेस बन सके लीडरशिप का और वर्कर को वो बुनियादी उनके जो आइनी कानूनी हक है वो मिल सके। और इसके अलावा फिर हमने अपने उसमें ये कहा था कि देखिए, जो हमारी आखिरी कंक्लूजन थी वो हमारी ये थी कि तमाम सियासी जमातों को आप इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन उससे गुजारें, क्योंकि जब तक आप पाकिस्तान में सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होते शफाफ अंदाज में, तो ये रीसाइकलिंग ऑफ एक लीडरशिप है जो आपको डिलीवर नहीं कर सकती। मैं ये कैटेगोरिकली हमने ये कहा कि देखिए, शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और शफाफ कौमी इलेक्शंस ये लाजिम व मुलजूम है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा बेमानी हो जाएगा। मैंने आपके प्रोग्राम्स में कई दफ़ा कहा है कि आप 10 इलेक्शंस करा लें, अगर आप जमहूरियत की जो बुनियाद है वो सियासी जमातें हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, अभी तो आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर बहुत सारे रिजर्वेशंस रखते हैं। कौमी इलेक्शंस का तो अभी पता कोई नहीं है, जो कभी इम्कानात है कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि हर पार्टी का तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर पार्टी अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शंस कराती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कराए, यहाँ पर सीक्रेट बैलेट से कराने थे, उन्होंने कहा हमारे मुकाबले पे कोई चेयरमैन ही नहीं था, हमने बिला मुकाबला चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान है वो छीन लिया जाए, इलेक्शंस कलअदम करार दिया जाए, कुछ ऐसा होता हुआ, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ तो तभी होगी, तो कुछ ऐसा होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा मकसद तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं था ना। मेरा मकसद जो था कि एक जमात जिसने रोल मॉडल बनना था वो अपने बुनियादी असूलों से इनहराफ कर गई। वो कभी ATMs के हत्थे चढ़ी, कभी उजरती सियासतदानों के हत्थे चढ़ी, कभी ये जो पार्टी के कंगले थे उनके हत्थे चढ़ी, अब ये चंद वकीलों के हत्थे चढ़ गई है और वो उसको अपने इक़्तिदार की ख्वाहिश में। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, जो लीडरशिप अपने ख्वाहिशात और अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर की ग़ुलाम है, वो कौम को क्या आज़ादी दिलाएगी? तो ये जो अभी वकला पार्टी में आए हैं या इसकी जो लीडरशिप संभाल रहे हैं, इनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? मुझे इसका कोई जवाब तो कहते हैं कि ये तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। पार्टी ने तो जो लीडरशिप है उन्होंने तो कल वर्चुअल जलसा भी करके दिखा दिया, तो ये तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। क्या करें, वो लोग जो आएंगे तो उठा लिए जाते हैं, फिर उसका हल क्या है? देखिए, वर्चुअल काम करने में तो खैर ये बहुत आगे हैं, लेकिन ऑनलाइन, लेकिन ऑन द ग्राउंड मसाइल तो ऑन द ग्राउंड है। आपने जब इलेक्शन में अगर कामयाब होना है तो आपका एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक को बैलेट बॉक्स तक पहुंचाने में आपने बड़े मराहिल गुजरने होते हैं और बड़े संजीदगी से काम करना होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके प्रोग्राम में एक वो करता हूँ, प्रेडिक्शन करता हूँ।
पीटीआई की जो इस वक्त, जिसको मैं तस्लीम नहीं करता, ये गैर कानूनी इस वक्त जो ओहदों पे हैं, इन्होंने पीटीआई के वर्कर्स के बुनियादी आईनी और कानूनी हक पे डाका डाला। अब वो मॉरल अथॉरिटी लूज कर गए हैं कि कल खुदा ना ख्वास्ता, और ये मैं कह रहा हूँ, खुदा ना ख्वास्ता अगर फरवरी के 8 इलेक्शंस में मैंडेट पे डाका डाला जाता है तो फिर ये किस मुंह से कहेंगे कि जी ये डाका डाला गया है? अगर ये आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ कराते और अपने वर्कर को ये बुनियादी हक देते इन अ ट्रांसपेरेंट वे टू इलेक्ट द लीडरशिप, मैं इनके साथ खड़ा होता कि कल अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसी बात होती। लेकिन अब अगर ऐसी बात होती है तो कहेंगे आप भी तो यही करते हैं अपने वर्कर के साथ। पाकिस्तान में तो यही रवायत है। 2018 के इलेक्शन का फेयर थे, 2018 के इलेक्शन में भी शायद जो जीत रहा था वो उसको हरा दिया गया और जो हार रहा था वो जिता दिया गया। उसकी एक पूरी तफसील है। तो ये क्या हम इसी उसमें चलते रहेंगे, इसी साइकिल में चलते रहेंगे? मैं आपके सामने प्रेडिक्ट करता हूं कि आप इलेक्शंस भी करा लें और जिस तरह उसकी जो फाउंडेशन आपने सेट नहीं की, जमहूरियत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उसके ऊपर एक डेमोक्रेसी की इमारत बन ही नहीं सकती जो डिलीवर करे, क्योंकि कॉम्पिटेंस आपकी लीडरशिप में नहीं आती। वही रीसाइकिल होते हैं। तो आप करा लें इलेक्शन, इसके बाद क्राइसिस आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पाकिस्तान का क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, नहीं, उसका फिर हल क्या है सर? इलेक्शंस के साथ तो बहुत सारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी, इलेक्शंस के साथ इवन जो सिक्योरिटी इश्यूज है, बहुत सारे मामलात, इस्तेहकाम तो इंतखाब के साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या कहते हैं इलेक्शंस राव? हल उसका ये है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हल उसका ये है कि देखिए आप सिर्फ तकाजे ना पूरे करें। जिस तरह हम लोग अक्सर, हमारे माशरे में ये एक इशू है, हम रस्म पे बिलीव करते हैं, अमल पे काम करते हैं, हम रसूमात पे ज़्यादा चलते हैं और ज़ाहिरन जो चीज़ होती है। अगर तो जमहूरियत एक रस्म है जिसको हमने पूरा करना है तो फिर आपके हकायक नहीं बदलेंगे, फिर आपकी ग्राउंड रियलिटी नहीं चेंज होंगी। अकबर साहब लास्टली देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो ये है, पीटीआई का जो वर्कर है वो स्ट्रांगली पीटीआई के साथ खड़ा हुआ है। जितना मर्जी अभी तक देखा है कि जितना मर्जी दबा लें, सप्रेस कर लें, जो भी हो, इस वक्त स्ट्रांगली दे आर कमिंग बैक। अब इलेक्शंस तो होने हैं, अब इलेक्शंस में टू कीप पीटीआई आउट ऑफ द इलेक्टोरल फील्ड, व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या होने जा रहा है? क्या बल्ले का निशान छीनना ही वाहिद हल है, या आपको लगता है नहीं, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन बिल्कुल मुख्तलिफ आएगा उससे जो लोग तवक्को कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, हमें ये प्रोजेक्ट करना कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है, कौन कम पॉपुलर है, कौन इलेक्शन जीतेगा, कौन हारेगा, मेरे ख्याल में ये हमें अवाम पे छोड़ना चाहिए कि वो आज़ादाना तौर पे फैसला करें कि वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं। मसलन मैं आपको मिसालें देता हूँ। नहीं, क्या पीटीआई को आज़ादाना इलेक्शन लड़ने का हक होगा सर? बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला होगा, पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो डिमांड कर रहे होगा। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब 1986 में एग्जाइल के बाद वतन वापस आई तो उनका जो लाहौर में जुलूस था, दुम उसकी एयरपोर्ट पे थी और सिरा, उसका जो सिर था वो दाता गंजबख्श के मज़ार तक पहुंच चुका था। मेरा ख्याल है तारीख में बड़े कम इतने जुलूस है। जब वो पिंडी आई तो इसी तरह पिंडी से लेके अब पारा इस्लामाबाद तक उनका जुलूस था, इतना लंबा जुलूस था। 88 के इलेक्शन में वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं जीत सकी। विंस्टन चर्चिल ने नाजी जर्मनी के खिलाफ बरतानिया को जंग जिताई, वर्ल्ड वॉर 2 जिताई। अगले इलेक्शन में वो हार गया। हमें ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को इन्फोर्स करना चाहिए। उसके बाद जो भी अवाम जिसको मुंतखब करे वो तस्लीम करना चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद सियासी जमातें हैं। अगर एक भारतीय नजाद बरतानिया में वजीर आजम बन सकता है, वो अपनी जमात से आया ना सर, नॉमिनेशन तो नहीं। ठीक है अकबर साहब, प्रैक्टिकली बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं सर। मैं तो क्विकली सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे फिर ब्रेक पर जाना है, कि कल आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? बल्ले का निशान होगा पीटीआई के पास, शायद छीन लिया जाएगा? क्विकली बता दें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। आपकी प्रेडिक्शन? मैंने 8 साल फॉरेन फंडिंग केस लड़ा, मैंने कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया। मैंने कहा मैंने अपना हक अदा किया, मुझे इंसाफ की तवक्को है। आज भी मैं यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज फिर हुआ है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने एक शिकवा किया है कि खिदमत हम करें और वोट किसी और को दे दिया जाए, बहुत नाइंसाफी है। बात करेंगे इस पर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही
तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन उन तमाम हरीफ जमातें इस वक्त इलेक्शन बोर्ड पे दिखाई देती है जो पीटीआई के मद्दे मुकाबले मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी रखे हुए है। और इन्हीं इंटरव्यूज के दौरान इस जमात के रहनुमा अपने पैगामात और सवालात के जरिए अपनी इंतखाबी कैंपेन भी चलाए हुए हैं। आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने अपने हरीफों पर तनकीद की, वहीं दोबारा से पुरानी इस्टेब्लिशमेंट पर भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात दोहराना भूले नहीं हैं। उन्होंने अपने खिताब में अवाम को बताया कि कैसे वो 1999 में सुब वज़ीर आज़म थे और शाम में उन्हें हाईजैकर बना दिया गया। कराची से दहशतगर्दी कहते हैं कि हमने ख़त्म की, लेकिन किसी और को दे दिया जाता है। चित्राल वालों से पूछें कि लवारी टनल किसने बनाई, तो वो कहते हैं कि आपने बनाई, लेकिन वोट किसी और को दे देते हैं। तो ये शिकवा भी किया कि खिदमत हम करते हैं लेकिन वोट किसी और को चला जाता है। मियाँ साहब पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वजीर आजम सुबह वजीर आजम है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। कराची के अंदर जो है ना वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया 2200 मेगावाट, तो किसने ये सारे काम किए हैं। और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं वहाँ पे लवारी टनल बनाई नवाज शरीफ ने बनाई है, जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तुरबत के इज्तिमा में सरप्राइज देने का ऐलान किया था और ये सरप्राइज साबिक निगरान वज़ीर दाखिला का पीपल्स पार्टी में शामिल होना था। इस तकरीब में पीपल्स पार्टी के सरबरा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक थे, जिन्होंने एक बार फिर बलूचिस्तान की तरक्की की बात की। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, जहाँ केयर टेकर कैबिनेट से मुख्तलिफ इस्तीफे बारिश की तरह आ रहे थे। तो बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि किस तरह केयर टेकर कैबिनेट के लोग रेजिग्नेशन दे के इंतखाबात जनरल इलेक्शन को कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं। ये सवालात अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूँ लग रहा है कि एक बार फिर इंतखाबी मैदान में खासी एक्टिव हुई है और बलूचिस्तान से केयर टेकर कैबिनेट के एक साबिक वजीर का इस्तीफ़ा दे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना, ख़ासतौर पर उस वक्त जब वही केयर टेकर मिनिस्टर थे तो वो इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे कि अगर उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने का मौका मिले तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। तो सवाल तो ये भी सर उठाता है कि अब क्या ऐसा हुआ है, क्या हवाओं का रुख कुछ तब्दील हो रहा है, रीअलाइन हो रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना मुनासिब समझा। और जाहिर है उनसे ज़्यादा सोर्सफुल या बाखबर कौन हो सकता है कि इस वक्त रावी ज़्यादा चैन किसके लिए लिख रहा है। तो सरफराज बुगटी साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारा होना या उसमें शामिल होना भी खासा मानी खेज़ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां सिंध के अंदर अपने कदम जमाए हुए हैं, वहीं बलूचिस्तान से भी एक बड़ी विकेट ले उड़ना वो इस बात का पता देता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सूबों के अंदर भरपूर वर्किंग किए हुए है और यहाँ से जो है वो स्ट्रांगली कम बैक करने का ना सिर्फ इरादा रखती है बल्कि प्रैक्टिकली ये सलाहियत भी रखती हुई दिखाई दे रही है। अब जहाँ 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर हर तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर साबित करने के लिए और अपने उस फैसले पर पहरेदारी के लिए ये के बाद दीगरे 2 इंपॉर्टेंट फैसले दिए हैं। एक फैसला उस वक्त जो जस्टिस काजी फायजीसा की कोर्ट से आया और आज एक फैसला जो कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद की कोर्ट से सामने आया है, जिसमें हल्का बंदियों से मुताल्लिक उन्होंने जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उन तमाम तर केसेस को नल एंड वॉइड करार दे दिया, कलअदम करार दे दिया। और उनके ग्राउंड्स यही हैं कि जब इलेक्शन शेड्यूल सामने आ जाता है तो उसके बाद जो हल्का बंदियों वाला मामला है वो नहीं सुना जाता। इसी हुक्मनामे का अक्स जो जस्टिस काजी फायजीसा ने सुनाया था वो तकरीबन आज बैन ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत में भी मिला है, जहाँ उन्होंने आम इंतखाबात में ताख़ीर करने के तमाम तर दरवाजे अगर ये कहा जाए कि बंद कर दिए हैं और बंद करते हुए हल्का बंदियों से मुताल्लिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया तो कहना गलत नहीं होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों शिरानी और ज़ोब में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर समाअत करते हुए जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच का हिस्सा थे। अदालत उस्मा ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानूनी इख्तियार को हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता, हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा
कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो, इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दें। जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ अंदाज में हो। सुप्रीम कोर्ट बर वक्त इंतखाबात के लिए अपने फैसले पर पहरा दे रहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन हुक्काम भी अब इलेक्शंस कराने के लिए बज़ाहिर पहले से ज़्यादा फोकस्ड दिखाई देते हैं और उम्मीद है कि अब इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन 2024 के बाकी मराहिल भी खुश उसलूबी से और बखूबी अंजाम पा जाएंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चंद आदाद शुमार हैं ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जेंडर के हवाले से मर्द और ख़वातीन वोटर्स और फिर नौजवान वोटर्स कितने हैं और फिर इलेक्शन डायनामिक्स इन नए डेमोग्राफिक्स के साथ कैसे तब्दील हो रही हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये एक बहस तलब मामला है कि पाकिस्तान के हालात तब्दील हुए या नहीं, ताहम गुज़श्ता एक दहाई में पाकिस्तान का सियासी कल्चर यकसर तब्दील हो चुका है। बुजुर्ग वोटर्स की जगह अब अक्सरियत नौजवान वोटर्स ने ले ली है और तादाद भी इतनी कि कोई भी मुतवक्के नतीजा और प्लानिंग पल भर में ज़मीन बोझ करने की सलाहियत रखता है। 2011 से 2023 तक जिस तेज़ी से दुनिया रिवायती मीडिया से हटकर डिजिटल हुई है, उसी तरह पाकिस्तान में भी इसी अरसे में नौजवानों की तादाद भी बतदरीज बढ़ी है और वो वोट देने की उम्र तक को पहुंच चुके हैं। ये वो वोटर्स हैं जो सोशल मीडिया पर फोकस रखते हैं, किसी भी चीज़ को प्लान करने, इंतज़ार में पड़ने की बजाय पल भर में अमली तौर पर काम करने और रिजल्ट हासिल करने को तरजीह देते हैं। 18 से 45 बरस के इस वोटर का रवैया मसलहत पसंद और सुस्त होने की बजाय बागियाना है। यही वजह है कि इन इलेक्शंस में ये वोटर्स सबसे ज़्यादा सब अंदाजे गलत साबित करने की सलाहियत रखते हैं। आइंदा आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का कलीदी किरदार होगा। आम इंतखाबात के लिए अहल 45% से ज़ायद वोटर्स 35 साल से कम उम्र के हैं। इस बार 18 से 35 साल के 5 करोड़ 61 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 36 से 45 साल के वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 77 लाख, 46 से 55 साल के 1 करोड़ 81 लाख, 56 से 65 साल के 1 करोड़ 18 लाख, जबकि 66 साल के ऊपर के 1 करोड़ 20 लाख वोटर्स हैं। जहां पाकिस्तान भर में वोटर्स की तादाद बढ़कर 12 करोड़ 80 लाख से ज़ायद हो गई है, वहीं एक दहाई बाद पहली बार मर्द ख़वातीन वोटर्स का फ़र्क 1 करोड़ से नीचे आ गया है। 6 करोड़ 93 लाख मर्द वोटर्स तकरीबन 53.87% के मुकाबले में तकरीबन 5 करोड़ 93 लाख ख़वातीन वोटर्स यानी 46.1% वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के जायजे से पता चलता है कि मर्द ख़वातीन वोटर्स का मजमूई फ़र्क तकरीबन उनके 99 लाख 40 हज़ार है और पंजाब में ये फ़र्क 50 लाख से ज़ायद है। इसके बाद सिंध में 22 लाख 40 हज़ार, केपी में 19 लाख 60 हज़ार और बलूचिस्तान में ये फ़र्क 6 लाख 60 हज़ार है। पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 7 करोड़ 32 लाख है, जिनमें 3 करोड़ 91 लाख मर्द हैं और 3 करोड़ 40 लाख ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। सिंध में 2 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 1 करोड़ 46 लाख मर्द और 1 करोड़ 23 लाख ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। सिंध में 2 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 1 करोड़ 46 लाख मर्द और 1 करोड़ 23 लाख ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। केपी में कुल 2 करोड़ 18 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से 1 करोड़ 19 लाख मर्द और 99 लाख 80 हज़ार ख़वातीन हैं। बलूचिस्तान में वोटर्स की कुल तादाद 53 लाख 70 हज़ार है, जो कि पंजाब के और में मर्द और ख़वातीन वोटर्स के फ़र्क से कदरे ज़्यादा है। इनमें 30 लाख मर्द और 23 लाख ख़वातीन शामिल हैं। इस्लामाबाद में 10 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 5 लाख 68 हज़ार, जबकि 5 लाख 14 हज़ार ख़वातीन वोटर्स इंतखाबी फहरिस्तों में रजिस्टर्ड हैं। 2007-8 के आम इंतखाबात के वक्त मर्द ख़वातीन वोटर्स के दरमियान फ़र्क 97 लाख था। 2013 में यह बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो गया। 2015 में इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी के बाद यह फ़र्क बढ़कर 1 करोड़ 16 लाख तक पहुँच गया। 2016 में इंतखाबी फहरिस्तों पर दोबारा नज़रसानी के बाद यह फ़र्क बढ़कर 1 करोड़ 31 लाख हुआ। 2018 में आम इंतखाबात के वक्त ये फ़र्क 1 करोड़ 24 लाख था। ये फ़र्क जुलाई 2020 में 1 करोड़ 27 लाख से ज़ायद था, लेकिन इसी साल अक्टूबर में कम होकर 1 करोड़ 24 लाख रह गया। नवंबर 2021 में यह फ़र्क 1 करोड़ 18 लाख था। मई 2022 में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया वोटर्स के आदाद शुमार के मुताबिक मर्द ख़वातीन वोटर्स का फ़र्क 1 करोड़ 13 लाख था। इंतखाबी फहरिस्तों में रवा बरस जून में नज़रसानी की गई, जिसमें से वोटर्स की मजमूई तादाद 12 करोड़ 40 लाख से कम होकर 12 करोड़ रह गई है और ये कमी इस इंकशाफ के बाद की गई थी कि फहरिस्तों में कम से कम 40 लाख वोटर्स इंतकाल कर गए हैं। अब ये आदाद शुमार इंतहाई हैरानकुन है और दिलचस्प भी है कि मुल्क में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें ख़वातीन की तादाद में खासा इजाफा हुआ है।
ख़वातीन के साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं, यानी यंग वोटर्स हैं, नौजवान वोटर्स हैं, उन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद भी खासी हद तक बढ़ गई है। जैसा कि 45% 35 साल से कम उम्र के वोटर्स होना, इसका मतलब ये है कि अब यंग इमर्जिंग माइंड्स हैं जो इस बार आम इंतखाबात के अंदर हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे होंगे, और उनकी सोच क्या रिफ्लेक्ट करती है, वो कितना ऑब्जेक्टिव सोचते हैं, और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ख़ास तौर पे उन ख़वातीन वोटर्स और इन यंगस्टर्स को, इन यूथ में से इन वोटर्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है, और अपने मैनिफेस्टोज़ को तरतीब देते हुए इन वोटर्स को अपने पेश नज़र रखती है कि ऐसा मैनिफेस्टो तरतीब दिया जाए कि जो ख़वातीन वोटर्स को और नौजवान वोटर्स को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल और सलाहियत रखता हो। क्योंकि वो जमात जो ख़ास तौर पे अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को इस लिहाज से डिज़ाइन करेगी कि नौजवानों को टारगेट करे, ख़वातीन वोटर्स को टारगेट करे, तो उतना ही टेंजिबल रिजल्ट उनके लिए वो आउटकम निकलने की जो है वो चांसेस ज़्यादा है। और वो लोग जो सरफ़ नज़र करके उसी तरह रिवायती अंदाज़ के अंदर जो बुज़ुर्ग वोटर्स हैं उन्हीं पर तकिया किए हुए होंगे, तो उनके लिए आउटकम जो है वो कोई बहुत अच्छा या बहुत हौसला अफजा आने का, मुरतब होने का कोई चांस दिखाई नहीं देता है। तो ये स्टैट्स इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि अब सारी पार्टीज कैंपेनिंग की तरफ जारी होंगी, और कैंपेनिंग से पहले इन स्टैट्स को सामने रखते हुए मैनिफेस्टोज डेवलप करना, इंतखाबी मंशूर के साथ साथ इंतखाबी जलसों के अंदर, सोशल मीडिया कैंपेन्स के अंदर इन वोटर्स को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और देखना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इन वोटर्स को कैपिटलाइज करती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।